हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उन प्रश्नों को हम लोग व्याख्या के साथ हल करेंगे। भूगोल के प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है हम लोगों ने देखिए अभी कुछ ही दिनों से पहले शुरू किया है और इसमें अभी तक हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेटों को विभिन्न प्रकार से उदाहरण के साथ और व्याख्या के साथ हल किया है। आज की जो प्रैक्टिस सेट की क्लास है ये आपकी भूगोल की चौथी क्लास है और इसमें हम लोग भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अपने देश की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर मानसून के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से ये जो आपकी क्लास है ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इनसे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। जैसा कि देखिए आपका ये जो क्लास है भूगोल का कौन सा क्लास है, प्रैक्टिस सेट का चौथा क्लास है। इतिहास के क्लासेस में देखिए हम लोगों ने 12-13 क्लासों का प्रैक्टिस किया है। भूगोल की क्लास देखिए आपकी बाद में शुरू हुई थी, इसलिए इसका भी ये चौथा प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इसमें भी हम लोग आगे आने वाले समय में काफ़ी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और देखा जाए कि किस तरीके से आपकी झील या जो है मानसून से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास को। देखिए जैसा कि मैं कई बार आप लोग को बता चुका हूँ कि ये जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं 60 प्रश्नों का एक सेट होता है, जिसमें से मैं आप लोग को 30 प्रश्न एक क्लास में कराता हूँ, 30 प्लस दूसरी क्लास। देखिए ये क्लासेस अलग अलग कराने का मकसद यही है कि आपकी क्लासेस लंबे ना हो, 2 पार्ट में मैं कराता हूँ। तो 30 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है। आज जो है 31वां प्रश्न है। तो आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट का 31वां प्रश्न है। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं क्या है कि भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, यानी भारत में मीठे पानी की झीलों में सबसे बड़ी कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन दिया है वुलर झील, दूसरा दिया है चिल्का झील, तीसरा दिया है सांभर झील और चौथा दिया है पुलिकट झील। तो देखिए भारत में जो मीठे पानी की झीलें हैं उसमें देखिए चिल्का झील नहीं है, सांभर झील नहीं है, सब खारे पानी की झील है। पुलिकट झील नहीं है, बल्कि कौन सी है, वुलर झील। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी यह कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी, और झेलम नदी के जल से ही यह जो है झील निर्मित है। ठीक है, और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो देखिए आप पहला ऑप्शन दिया है चिल्का झील, दूसरा दिया है सांभर झील, तीसरा दिया है पुलिकट झील और चौथा दिया है वेम्बनाड झील। तो ये जितनी भी झीलें हैं देखिए सभी खारे पानी की झीलें हैं, लेकिन इसमें आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी देखिए वेम्बनाड नहीं है, पुलिकट नहीं है, सांभर नहीं है, बल्कि कौन सी है, चिल्का झील है। चिल्का झील देखिए भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये एक प्रकार की लैगून झील है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या होगा, ए। व्याख्या क्या है कि चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और प्रवासी पक्षियों का प्रमुख स्थल भी। यहाँ प्रवासी पक्षी भी आते हैं और ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यह कैसी झील है, एक प्रकार की लैगून झील है। के बाद फिर देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सांभर झील कहाँ स्थित है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो सांभर झील से देखिए अपने देश में नमक बनाया जाता है इसके पानी से। तो देखिए ये मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, राजस्थान में। ये झील कहाँ पर है, राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि सांभर झील जो है जयपुर और अजमेर के बीच स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है।
तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, दूसरा दिया है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन दिया है केरल, चौथा ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र। तो देखिए जो पुलिकट झील है वो देखिए महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, केरल में स्थित नहीं है, उड़ीसा में नहीं स्थित, बल्कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का भी देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आंसर ए। व्याख्या क्या होगा कि पुलिकट झील जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक लैगून झील है, दो जो राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैले हुए, यानी इसका फैलाव आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, डल झील कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है हिमाचल प्रदेश, दूसरा दिया है जम्मू कश्मीर, तीसरा दिया है उत्तराखंड और चौथा दिया है सिक्किम। तो देखिए डल झील जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक झील के रूप में प्रसिद्ध है। ये देखिए सिक्किम में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि डल झील जो है श्रीनगर में स्थित है और इसे कश्मीर की शोभा के नाम से जाना जाता है। यह देखिए विभिन्न प्रकार की जो है चीज़ों के लिए प्रसिद्ध, जैसे शिकारे और हाउस बोट्स इसी झील पर देखे जाते हैं। यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हाउस बोट्स मिलेंगे। बहुत से जो पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं तो उनको बोट के ऊपर ही घर जैसा, रेस्टोरेंट जैसा, होटल जैसा सुविधा मिलता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध झील है और यहाँ पर जो है पर्यटन बहुत विकसित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना कौन सा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना कौन सा है। पहला देखिए ऑप्शन दिया है जोग जलप्रपात, दूसरा दिया है कूंचीकल जलप्रपात, तीसरा दिया है दूध सागर प्रपात और चौथा दिया है बरेहपानी प्रपात। तो देखिए भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झरना है वो कौन सा है। देखिए बरेहपानी प्रपात नहीं है, दूध सागर नहीं है, जोग नहीं है, बल्कि कौन सा है, कूंचीकल है। और ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि कूंचीकल प्रपात जो है कर्नाटक में स्थित है। यह भारत का देखिए सबसे ऊंचा झरना है जिसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। यह कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में वाराही नदी में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया देखिए मांडवी नदी, दूसरा दिया है कावेरी नदी, तीसरा दिया है गोदावरी नदी और चौथा दिया है नर्मदा नदी। तो देखिए दूध सागर जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, गोदावरी पर नहीं है, कावेरी पर नहीं है, बल्कि किस पर है, मांडवी नदी। और मांडवी नदी जो है गोवा की प्रमुख नदी है और गोवा की जो राजधानी है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि दूध सागर झरना जो है गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। इसका नाम दूध जैसा सफेद पानी होने के कारण पड़ा, यानी इसका पानी जो है पूरी तरह से दूध जैसा सफेद है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, दूध सागर जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन दिया देखिए केरल, दूसरा दिया है कर्नाटक, तीसरा दिया है तमिलनाडु, चौथा दिया है महाराष्ट्र। तो देखिए जोग जलप्रपात जो है वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तमिलनाडु में स्थित नहीं है, केरल में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। यह दक्षिण भारत के प्रमुख झरनों में से एक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल झील किस प्रकार की झील। देखिए ये जो है क्वेश्चन आपका इतिहास से जोड़ के है कि लोथल झील जो है इतिहास विषय में काफी प्रसिद्ध थी। ये अपने देश में एक प्राचीन झील थी। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया कृत्रिम झील, दूसरा दिया है ज्वालामुखी झील, तीसरा दिया है तटीय झील, चौथा दिया है हिमानी झील। तो लोथल झील देखिए हिमानी झील नहीं है, तटीय झील नहीं, ज्वालामुखी झील नहीं, बल्कि कैसी झील है, एक प्रकार की कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है, यानी यह मानव निर्मित झील है।
तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि लोथल झील जो है मानव निर्मित यानी कृत्रिम झील है जो प्राचीन सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर लोथल में बनाई गई थी। देखिए झीलें कई प्रकार की होती हैं, कुछ प्राकृतिक झीलें होती हैं, कुछ नदियों के द्वारा निर्मित होती हैं, कुछ हिमनदों के द्वारा होती हैं, या कुछ आर्टिफिशियल होती हैं, मानव के द्वारा निर्मित होती हैं। और कुछ झीलें जो है लैगून झीलें होती हैं जो समुद्र के तट किनारे यानी तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित होती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है लोकटक झील कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, देखिए असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। तो लोकटक झील देखिए काफ़ी प्रसिद्ध झील है क्योंकि इसमें एक तैरता हुआ उद्यान पाया जाता है। तो ये देखिए मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, असम में नहीं है, बल्कि कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या होगा, बी होगा। व्याख्या क्या है कि लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए फूमडी नामक तैरते द्वीपों के लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है और इसका एक भाग केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ इसी नदी पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो तैरता हुआ है और जिसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ। यहाँ पर फूमडी नामक तैरते हुए द्वीप भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये झील जो है एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जलवायु को सामान्यतः किस प्रकार की कहा जाता है, यानी भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, दूसरा दिया है शुष्क रेगिस्तानी, तीसरा दिया है भूमध्य सागरीय और चौथा दिया है टुंड्रा। तो देखिए भारत की जो जलवायु है वो सामान्यतः कैसी है, टुंड्रा प्रकार की नहीं है, भूमध्य सागरीय प्रकार की नहीं है, शुष्क रेगिस्तानी नहीं है, बल्कि कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। तो इसका देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या है कि भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है जिसमें स्पष्ट रूप से ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु पाई जाती है, यानी इसमें 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। यहाँ पर मानसूनी हवाएं जो हैं इस जलवायु के मुख्य आधार के रूप में होती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानसून का आरंभ सामान्यतः कब होता है, यानी भारत में जो मानसून आता है वो कब आता है। तो यहाँ पर देखिए दिया है मई महीने में, जून महीने में, जुलाई महीने में, अगस्त महीने। देखिए भारत में जो मानसून की शुरुआत होती है वो देखिए केरल राज्य से होती है और किस महीने से होती है, अगस्त से नहीं, जुलाई से नहीं, मई से नहीं, बल्कि जून से, यानी 1 जून को केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में मानसून का आगमन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है प्रायः 1 जून को केरल तट पर प्रवेश करता है और धीरे धीरे पूरे भारत में यह फैल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में मानसून की वापसी कब होती है, यानी मानसून फिर से रिटर्न कब होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है अगस्त से सितंबर, दूसरा दिया है सितंबर से अक्टूबर, तीसरा दिया है अक्टूबर से नवंबर और चौथा दिया है नवंबर से दिसंबर। तो देखिए मानसून की जो वापसी होती है वो नवंबर से दिसंबर नहीं, अक्टूबर से नवंबर नहीं, अगस्त से सितंबर नहीं, बल्कि सितंबर से अक्टूबर में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि मानसून की वापसी जो है उत्तर पश्चिम भारत से सितंबर के अंत में आरंभ होती है और नवंबर तक समाप्त होती है, यानी ये उत्तर पश्चिम भारत से फिर से रिटर्न होता है और नवंबर आते आते यह समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है चेरापूंजी, दूसरा दिया है मौसिनराम, तीसरा दिया है महाबलेश्वर और चौथा दिया है देहरादून। तो भारत में देखिए सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो देहरादून में नहीं होती है, महाबलेश्वर में नहीं होती है, चेरापूंजी में नहीं होती है, बल्कि कहाँ पर होती है, मौसिनराम। हालांकि देखिए चेरापूंजी और मौसिनराम दोनों ही एक ही राज्य में स्थित हैं और वो कौन से राज्य में स्थित है, मेघालय में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्षा की मात्रा दर्ज की गई वो कहाँ पर, मौसिनराम में।
तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि मौसिन राम यानी मेघालय जो है विश्व का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा लगभग 1180 सेंटीमीटर होती है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है लू किस ऋतु की विशेषता, यानी कौन सी ऋतु में लू देखी जाती है या लू आती है। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है शीत ऋतु, दूसरा दिया है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा दिया है वर्षा ऋतु, चौथा दिया है शरद ऋतु। तो देखिए जो लू आती है वो शरद ऋतु में नहीं आती, वर्षा ऋतु में नहीं आती, शीत ऋतु में नहीं आती, बल्कि कौन सी ऋतु में आती है, ग्रीष्म ऋतु में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि लू जो है गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं जो उत्तर भारत के मैदानी भागों में मई जून के महीनों में चलती हैं, यानी यह उत्तर भारत के मैदानी भाग में देखने को मिलती है। और यह कब आती है, जो है गर्मी और जब बहुत चरम पर होती है, खास करके मई जून के महीने में यह देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, थार मरुस्थल में वर्षा अत्यंत कम क्यों होती है। जो थार का मरुस्थल है वहां पर वर्षा कम क्यों होती है, इसका कारण क्या है। पहला देखिए ऑप्शन दिया क्योंकि यह छाया क्षेत्र में है, दूसरा दिया है क्योंकि यह समुद्र तट से दूर है, तीसरा दिया क्योंकि यहाँ तापमान बहुत कम है, और चौथा दिया है क्योंकि यहाँ नमी अधिक है। तो देखिए जो थार मरुस्थल है वहाँ पर बारिश न होने का कारण देखिए नमी अधिक नहीं, ये नहीं होगा ऑप्शन। तापमान बहुत कम है, ये भी नहीं होगा। यह समुद्र से बहुत दूर है, ये भी नहीं है। बल्कि क्या है, यह छाया क्षेत्र में, यानी यह पर जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है अरावली के वजह से, तो इसके वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि अरावली पर्वत जो है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाते हैं, इसलिए थार मरुस्थल जो है वर्षा क्षेत्र छाया क्षेत्र में आता है। यानी यहाँ पर जो मानसूनी हवाएं होती हैं थार क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती, यानी अरावली पर्वत की जो ऊंचाई है कम हो गई है तो वो उसको रोक नहीं पाती है, जिसकी वजह से वहां पर बरसात नहीं हो पाती। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्दी का कारण क्या है, यानी भारत में जो सर्दी आती है उसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन दिया देखिए उत्तरी ध्रुव की हवाएं, दूसरा दिया है पश्चिमी विक्षोभ, तीसरा दिया है भूमध्य रेखीय हवाएं, और चौथा दिया है मानसून हवाएं। तो देखिए जो मानसून हवाएं हैं ये भारत में सर्दी का कारण नहीं बनती है, बल्कि किसके कारण बनती है, बरसात का कारण बनती है। भूमध्य रेखीय हवाएं ये भारत में जो है शरद ऋतु का कारण नहीं बनती है। उत्तरी ध्रुव की हवाएं भारत में नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि इनको हिमालय रोक लेता है। तो अपने देश में जो सर्दी ऋतु है वो किसकी वजह से आती है, पश्चिमी विक्षोभ की। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि पश्चिमी विक्षोभ जो है शीतकाल में भूमध्य सागर क्षेत्र से होकर उत्तर भारत में पहुंचता है, जिससे क्या होती है, हल्की वर्षा होती है और ठंड भी पड़ती है। ठीक, तो इस समय देखिए अपने देश में इस समय एक विक्षोभ आया हुआ है, मानसूनी चक्रवात आया हुआ है, और यह चक्रवात का नाम क्या है, मोन्था। तो इससे देखिए तटवर्ती जो है राज्य प्रभावित हुए हैं, खास करके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, और इसका असर जो है अंदरूनी राज्यों पे खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक भी देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो किस वजह से होती है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से, दूसरा दिया है उत्तर पूर्व मानसून की वजह से, तीसरा दिया है पर्वतीय वर्षा की वजह से, चौथा दिया है चक्रवात की वजह से। देखिए तमिलनाडु में जो वर्षा का मुख्य कारण है वो चक्रवात से तो होता है, लेकिन मुख्य कारण चक्रवात नहीं है, पर्वतीय वर्षा नहीं है, दक्षिण पश्चिमी मानसून नहीं है, बल्कि कौन सा है, उत्तर पूर्व मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आता है उसी की वजह से तमिलनाडु में वर्षा होती है। तमिलनाडु में देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से वर्षा नहीं हो पाती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि तमिलनाडु में वर्षा का जो अधिकांश भाग है वो अक्टूबर नवंबर में उत्तर पूर्व मानसून से प्राप्त होता है। इस समय का जो महीना चल रहा है इसी महीने में तमिलनाडु में काफी वर्षा होती है,
और जो हमारे यहाँ गर्मी के महीने के अंत में जो बरसात शुरू होती है उसका असर तमिलनाडु में बहुत कम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है, यानी भारत में वह कौन सा स्थान है जहाँ सबसे कम तापमान रहता है। तो यहाँ देखिए दिया है शिलोंग, दूसरा दिया है श्रीनगर, तीसरा दिया है द्रास, चौथा दिया लेह। देखिए हालांकि ये चारों स्थान पे तापमान कम रहता है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है सबसे कम तापमान कहाँ रहता है। तो देखिए सबसे कम तापमान शिलोंग में नहीं रहता है, श्रीनगर में नहीं रहता है, लेह में नहीं, बल्कि सबसे कम कहाँ रहता है, द्रास में। तो द्रास और लेह देखिए दोनों लद्दाख में है, लेकिन द्रास में जो है तापमान काफ़ी कम रहता है, यहाँ पर माइनस से 40-50 डिग्री तक कम टेम्परेचर रहता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि द्रास जो है लद्दाख को भारत का शीत गृह कहा जाता है, यानी इसको भारत का शीत गृह भी कहा जाता है। यहाँ पर जो तापमान होता है वो देखिए 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है, यानी 40 डिग्री नीचे तक यहाँ टेम्परेचर आ जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि मानसून शब्द जो है किस भाषा से लिया गया, यानी अपने देश में जो मानसून शब्द बोला जाता है वो किस सब भाषा से लिया गया। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए अरबी, दूसरा दिया है संस्कृत, तीसरा दिया है मलय, चौथा दिया है फारसी। तो मानसून शब्द जो है वो फारसी भाषा से नहीं लिया गया है, मलय से नहीं लिया गया है, संस्कृत से नहीं लिया गया, बल्कि किससे लिया गया है, अरबी से। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है, ऋतु। ठीक, इसका मतलब होता है ऋतु। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पूछा जा रहा है कि भारत में भूकंपों का सबसे सक्रिय क्षेत्र कौन सा, यानी भारत में किस क्षेत्र में भूकंप ज्यादा आते हैं और ज्यादा आने की संभावना रहती है। पहला ऑप्शन दिया देखिए दक्षिण भारत, दूसरा दिया है पूर्वोत्तर भारत, तीसरा दिया है राजस्थान और चौथा दिया है मध्य भारत। तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा जो भूकंप सक्रिय क्षेत्र हैं वो मध्य भारत नहीं है, राजस्थान नहीं है, दक्षिण भारत नहीं, बल्कि कौन सा है, पूर्वोत्तर भारत, यानी जो हिमालयी क्षेत्र हैं वहां पर भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि पूर्वोत्तर भारत खास करके असम, मेघालय, सिक्किम और हिमालयी क्षेत्र जो है भूकंप जोन 5 में आते हैं, इसलिए यहाँ पर तीव्र भूकंप अक्सर आया करते हैं। भारत में देखिए जो सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है वो जोन 5 है और इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, पूरा पूर्वोत्तर भारत आता है, इसके साथ साथ देखिए कश्मीर, पश्चिमी और मध्य हिमालय, उत्तरी बिहार के हिस्से, कच्छ का रण और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। यह क्षेत्र देखिए भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के कारण शक्तिशाली भूकंपों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स में टकराव होता है तो उसके वजह से भूकंप आता है और इस भूकंप का जो प्रभाव है इन क्षेत्रों पर ज्यादा पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, यानी सुनामी जो तूफान है वो किस वजह से आता है। देखिए यहाँ दिया है ज्वालामुखी विस्फोट, दूसरा दिया है समुद्र तल का भूकंप, तीसरा दिया है समुद्री तूफान और चौथा दिया है चंद्रमा का आकर्षण। तो देखिए चंद्रमा के आकर्षण की वजह से तो ये तो ज्वार भाटा के लिए जो है, समुद्री तूफान की वजह से भी नहीं होगा, ज्वालामुखी विस्फोट से नहीं होगा, बल्कि किससे होगा, समुद्र तल में जब भूकंप आती है तो उसके वजह से क्या आती है, सुनामी जैसी खतरनाक जो है तूफान आते हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि जब समुद्र तल में भूकंप आता है तो जल स्तर ऊपर उठता है जिससे विशाल तरंगे यानी सुनामी बनती है जो तटों पर भारी तबाही मचाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सुनामी की सबसे बड़ी आपदा कब आई थी, या पूछा जा रहा है कि भारत में जो सुनामी की आपदा आई थी तो सबसे बड़ी आपदा कब आई थी। पहला ऑप्शन दिया देखिए 1999, दूसरा दिया है 2004, तीसरा दिया है 2008, चौथा दिया है 2011। तो देखिए भारत में जो सुनामी की सबसे बड़ी आपदा आई थी
वो देखिए 2011 में नहीं, 2008 में नहीं, 1999 में नहीं, बल्कि 2004 में आई थी। इसने देखिए भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास समुद्र में भूकंप आने से भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, खास करके अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जो है भीषण सुनामी आई थी। इनकी वजह से देखिए अपने देश का जो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदुरा पॉइंट है, उसके भी कुछ भाग जो है डूब गए थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने का उपकरण कौन सा है, यानी वह कौन सा उपकरण है जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है बैरोमीटर, दूसरा दिया है सिज्मोग्राफ, तीसरा दिया है थर्मामीटर और चौथा दिया है हाइग्रोमीटर। हालांकि देखिए चारों जो हैं ये मापन यंत्र हैं, लेकिन इसमें आपसे पूछ रहा है भूकंप की तीव्रता मापने का। तो भूकंप की तीव्रता मापने का हाइग्रोमीटर नहीं है, थर्मामीटर नहीं है, बैरोमीटर नहीं है, बल्कि कौन सा है, सिज्मोग्राफ। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि सिज्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता और अवधि दोनों को मापता है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता जो है दर्ज की जाती है, जिसमें मान जो है आमतौर पर 1 से 10 के बीच होता है। यानी जब इसका माप 1 होगा, इसका मतलब भूकंप की तीव्रता काफ़ी कम है, और जब 10 के लगभग रहेगा, 10 से थोड़ा बहुत कम रहेगा, तो इसका मतलब है कि भूकंप की तीव्रता काफ़ी व्यापक है। देखिए यहाँ पर 0 से 1.9 अगर है, इसका मतलब क्या है कि भूकंप की तीव्रता बहुत छोटी है और सिस्मोग्राफ द्वारा ही पता लगाया जाए। इसके बाद अगर भूकंप की तीव्रता देखिए 7 से 7.9 के बीच है, तो भूकंप गंभीर होगा और इससे व्यापक रूप से बड़ी क्षति की संभावना होगी। इमारतें गिर सकती हैं, पाइपें फट सकती हैं। और 8 या उससे ऊपर अगर रहेगा तो इससे क्या होगा कि विनाशकारी क्षति होती है, जिसमें बड़े पुल भी गिर जाते हैं। और इस प्रकार का भूकंप देखिए अपने पड़ोसी जो है देश नेपाल में आया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चक्रवात किस सागर में बनते हैं, यानी भारत में जो चक्रवात आते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से सागर में आते हैं। तो भारत में देखिए दो सागर हैं, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है अरब सागर, दूसरा दिया है बंगाल की खाड़ी, तीसरा दिया है अंडमान सागर और चौथा दिया है हिंद महासागर। तो देखिए भारत में जो सबसे अधिक चक्रवात आते हैं, देखिए हिंद महासागर तो मेन है और ये तीनों सागर इसी के अंतर्गत हैं, तो इसमें तो नहीं है। अंडमान सागर भी नहीं होगा, अरब सागर भी नहीं होगा, बगल कहाँ पर आता है, बंगाल की खाड़ी में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत में जो सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं वो देखिए कहाँ पर आते हैं, बंगाल की खाड़ी के जल के अधिक गर्म हो जाने और नमी से भरपूर होने की वजह से यहाँ पर जो है इनकी उत्पत्ति ज़्यादा होती है और इसलिए यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सूखा जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ता है, यानी जो है ड्राई जो है क्षेत्र भारत का कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया देखिए पूर्वोत्तर भारत, दूसरा दिया है पश्चिमी राजस्थान, तीसरा दिया है कोंकण तट और चौथा दिया है पश्चिमी घाट। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो सूखा क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट नहीं है, कोंकण तट नहीं है, पूर्वोत्तर भारत नहीं है, बल्कि पश्चिमी राजस्थान है और वही जो है थार का मरुस्थल है। तो इस क्वेश्चन का भी देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि पश्चिमी राजस्थान का जो थार मरुस्थल क्षेत्र है यहाँ पर कम वर्षा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बार बार सूखा पड़ता है और ये भारत का सबसे सूखा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2013 में केदारनाथ त्रासदी किस प्राकृतिक आपदा से जुड़ी थी, यानी 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी वो किस चीज़ से जुड़ी हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए भूकंप की वजह से, दूसरा दिया है भूस्खलन और बाढ़ की वजह से, तीसरा दिया है चक्रवात की वजह से और चौथा दिया है सूखा की वजह से। देखिए जो केदारनाथ त्रासदी थी वो सूखे की वजह से नहीं थी, चक्रवात की वजह से नहीं थी क्योंकि ये जो है समुद्र के किनारे नहीं स्थित है, भूकंप की वजह से भी नहीं थी, बल्कि किसकी वजह से थी, भूस्खलन और बाढ़ की वजह से।
तो भूस्खलन और बाढ़ की वजह से यहाँ पर आपदा आई थी और मंदाकिनी नदी का जो जल है वो काफ़ी बढ़ गया था, जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि जून 2013 में जो केदारनाथ त्रासदी वो अचानक आई हुई बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी थी। यहाँ पर क्या हुआ कि बाढ़ आ गई, और बाढ़ आई कैसे, तो बादल फट गए, और बादल फटने की वजह से क्या हो गया, भूस्खलन हुआ, बड़े बड़े जो भूभाग जो है कटकर पानी की वजह से बहने लगे, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। देखिए त्रासदियों की एक श्रृंखला थी जिसकी शुरुआत चोराबाड़ी झील के फटने से हुई थी, जो भारी बारिश के कारण, यानी भारी बारिश हुई और जो चोराबाड़ी झील थी उसका पानी जो है बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो फट गया और पूरा केदारनाथ में फैल गया। देखिए अचानक आई बाढ़, मंदाकिनी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ चोराबाड़ी झील के फटने से बढ़ी थी, जिसने केदारनाथ के आसपास के इलाकों को तबाह कर दिया था। भूस्खलन से क्या हुआ, बाढ़ और बादल फटने के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ, जिससे भारी तबाही हुई। बादल फटने की घटना 16 और 17 जून को हुई, जिसकी वजह से भारी बारिश के दौरान बादल की घटना ने आपदा को और गंभीर बना दिया। इसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक कहां पर होती है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है गंगा के मैदानों में, दूसरा दिया है हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में, तीसरा दिया है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, और चौथा दिया है तटीय मैदानों में। देखिए जो भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक अपने देश में रहती है वो देखिए कहाँ पर, तटीय मैदानों में नहीं रहती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं रहती है, गंगा के मैदानों में नहीं रहती है, बल्कि कहाँ पर रहती है, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बी। व्याख्या क्या होगा कि भारत में भूस्खलन की जो संभावना है वो सबसे अधिक देखिए हिमालयी क्षेत्रों में होती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सबसे संवेदनशील हैं। इसके अलावा भूस्खलन का जो खतरा है वो देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक होता है। भूस्खलन के मुख्य कारणों में देखिए खड़ी ढलान, भारी बारिश, भूकंप, मानवीय गतिविधियां जैसे वनों की कटाई और निर्माण इत्यादि शामिल, यानी इन सब वजहों से भूस्खलन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है तूफान फानी ने भारत के किस राज्य को सबसे अधिक प्रभावित किया था, यानी जब तूफान फानी आया था तो उससे भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए पश्चिम बंगाल, दूसरा दिया है उड़ीसा, तीसरा दिया है आंध्र प्रदेश, चौथा दिया है तमिलनाडु। तो भारत का देखिए जो राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था वो तमिलनाडु नहीं था, आंध्र प्रदेश नहीं था, पश्चिम बंगाल नहीं था, बल्कि कौन था, उड़ीसा। हालांकि देखिए इस चक्रवात ने भारत के सभी तटवर्ती राज्यों को प्रभावित किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था वो कौन सा हुआ था, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि मई 2019 में आया जो चक्रवात फानी था, इसने उड़ीसा के पूरी जिले से टकराकर यहाँ पर काफ़ी क्षति पहुंचाई थी, और इसकी वजह से जो उड़ीसा राज्य है चक्रवातों के प्रति देखिए काफ़ी संवेदनशील है, और हाल ही में यहाँ अनेक दुखद घटनाएं घटित हुई हैं। इसके अलावा देखिए चक्रवात जो फानी था इसने पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को भी प्रभावित किया था। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, और आज की क्लास का ये आपका अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम लोग आगे की क्लास में और भी प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए अंतिम प्रश्न आपका क्या है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है, यानी अपने देश में आपदाओं का प्रबंधन करने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है और उसके लिए कार्य करती है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए इसरो, दूसरा दिया है NDMA, तीसरा दिया है DRDO और चौथा दिया है नीति आयोग। तो देखिए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए जो काम करने वाली संस्था है वो देखिए नीति आयोग नहीं है, DRDO नहीं है, इसरो नहीं है, बल्कि कौन है, NDMA। यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। और इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक, चलिए अब देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको शॉर्टकट में NDMA कहा जाता है, यह भारत के देखिए सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और सभी प्रकार की प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं के प्रबंधन की नीति बनाता है। यानी ये सभी प्रकार की आपदाओं के लिए काम करता है,
चाहे वह आपदा मानव निर्मित हो या प्रकृति के द्वारा हो। एनडीएमए को देखिए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। इसको देखिए कब गठित किया गया है, तो इसका गठन 23 दिसंबर 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत किया गया है। इसे 27 सितंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। इसके अध्यक्ष देखिए कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। इसके सदस्य में 9 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक को उपाध्यक्ष नामित किया जाता है। उपाध्यक्ष जो होता है वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष का दर्जा प्राप्त व्यक्ति होता है। सदस्य इसके राज्य मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त व्यक्ति होते हैं और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। तो इससे संबंधित देखिए और भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आप उसका भी उत्तर आसानी से दे सकते। तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए और इस प्रकार हम लोगों ने देखिए आज की क्लास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या के साथ बेहतर तरीके से हल किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप लोग देखिए इसमें जो भी व्याख्या में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं उसको अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लिया करिए, क्योंकि उससे रिलेटेड अलग प्रश्न अगर पूछे जाएंगे परीक्षा में तो आपको उत्तर देने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।